चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तेजस, कितने बजे जाओगे? अच्छा, वैसे भी आप 12:30 तक ही जाते हो ना? अच्छा। मालूम कैसे पड़ता है आप आए हो? वो तो आप अभी डाल दो। वो तो कुछ भी डालो ना, वो तो रजिस्टर है। हाँ। अरे सर के सामने डालने का जाके। हाँ, तो फ्रेंड नहीं है वो आपका? ऐसा लोगों को पहला फ्रेंड बनाओ। चलो, हम लोग ने कल किया था SQC 1 SA 220। SQC 1 एंड SA 220, ध्यान देना। SQC 1 एंड SA 220 बोथ फोकस ऑन क्वालिटी कंट्रोल। SQC 1 and SA 220 both focus on quality control. SQC 1 applies, yeah, it is applicable to all type of entities and it applies to the entire firm. And this applies to only the audit engagement. सर ऑब्जेक्टिव क्या था? दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। टू डिजाइन क्वालिटी कंट्रोल टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। बराबर है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखना? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में लीडरशिप, एथिकल रिलेशन, एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस, ये भी हमने कर लिया था ना शायद। ये तीनों कर लिया है। ह्यूमन रिसोर्स मैंने मॉड्यूल से रीड करवा दिया था। अभी हमारा बचा हुआ है एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। हाँ, हमने रीड किया था। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर ऐसा 2 से 3 कैटेगरी बना हुआ है। ओके। लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन फर्म एंड ऑन ऑडिट। तो यहाँ पर आप जब भी लिखोगे ना, फर्म फर्म लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे तो एंगेजमेंट पार्टनर लिखोगे। लीडरशिप का रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी। भाई लीडरशिप का रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यहाँ पर जो हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात कर रहे हैं वो है MD CEO का। और यहाँ पर जो रेस्पॉन्सिबिलिटी का बात करते हैं वो है एंगेजमेंट पार्टनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर क्या बोला है कि फर्म को क्या करना पड़ेगा? एक पॉलिसी या प्रोसीजर डिजाइन करना पड़ेगा टू प्रमोट इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल कल्चर्स। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, फर्म का CEO एंड मैनेजिंग पार्टनर्स टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल। एक क्लियर है क्या? और यहाँ पर कौन लेगा सर? engagement partner takes the responsibility on each audit. Actions of engagement partner emphasizes on two things. एक तो quality is essential और necessary. Next, importance of quality. Importance of quality के अंदर भी नेक्स्ट क्या? अच्छा, यहाँ पर हमने फोर्थ पॉइंट लिखा नहीं है क्या इसको? ये है आपका 4 पॉइंट्स है। हेल्प्स टू कंप्लाई विथ PRL। PRL मतलब प्रोफेशनल रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। बराबर। और दूसरा, हेल्प्स टू कंप्लाई विथ फर्म्स पॉलिसीज एंड procedures. Next, issuing audit report that are appropriate. And next, engagement team can raise their concern without fear of punishment or reprisals. Ethical requirement, जब भी आया ना शब्द ethical requirement, याद रखना इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस सर, इंडिपेंडेंस में क्या याद रखना है कि भाई ऐसा एक पॉलिसी बनाओ जिससे इंडिपेंडेंस मेंटेन्ड हो। सर क्या होना चाहिए उसमें? कम्युनिकेट इट्स इंडिपेंडेंस टू इट्स पर्सनल, आइडेंटिफाई थ्रेट, अगर कोई थ्रेट है तो एक्शन शुड बी टेकन टू एलिमिनेट द threat or reduce through safeguards, or if considered appropriate withdraw from the engagement. Independence का अगर breach किया है तो notify to the firm so that they can take an appropriate action. Next, रिटर्न कंफर्मेशन लेना चाहिए अपने स्टाफ से एटलीस्ट एनुअली। एटलीस्ट एनुअली सर, साल में एक बार, कम से कम 2 बार भी ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं, 6 बार भी ले सकते हैं, 12 बार भी ले सकते हैं, बट कम से कम साल में एक बार लेना चाहिए रिटर्न कंफर्मेशन। किस चीज़ के बारे में? कि यू आर इंडिपेंडेंट, मतलब ये जो क्लाइंट्स है ना हमारे, इसका आपने कोई भी शेयर्स वगैरह खरीदा नहीं है। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप वाला तुम लोग अच्छे से आता है। हम लोग को सबसे पहला कोई भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले वाइटल इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। सर वाइटल इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होगा? उसके अंदर क्या मिलेगा हमको? क्या समझेगा? इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट समझेगा। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी टू परफॉर्म एंगेजमेंट, मतलब वी आर कॉम्पिटेंट और नॉट। नेक्स्ट, कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट, सर हम लोग एथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये पता चलेगा, मतलब हमारे पास शेयर्स है नहीं है। और नेक्स्ट एक था सिग्निफिकेंट मैटर, जो SA 220 में ही आने वाला है स्पेसिफिकली। ए क्लियर एंड वेयर इश्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड, मतलब सर जिस दिन भी आपके पास क्लाइंट आया था ना,
तो उसका टर्नओवर था 1000 करोड़ और आपके पास स्टाफ स्ट्रेंथ सिर्फ 2 या 3 का ही था। तो और अगर आपने ये असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया है तो आपने क्या चेंजेस लाए अपने टीम के अंदर, तो आपको वो डॉक्यूमेंट करना होगा। डॉक्यूमेंट हाउ द इश्यूज आर रिजॉल्व। नेक्स्ट, इंटीग्रिटी के बारे में बात हुआ था कि कैसे पता चलता है रीजन फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट, तो क्या क्या ध्यान देना है इधर देखो। रीजन फॉर प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट, तो मुझे क्यों अपॉइंट किया गया है एंड सामने वाले को क्यों अपॉइंट नहीं किया गया था, प्रीवियस ऑडिटर को। नेक्स्ट, नेचर ऑफ ऑपरेशंस, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेप्यूटेशंस, एटीट्यूड ऑफ द ओनर, एटीट्यूड के अंदर लिमिटेशंस लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, फीस इज लो, एंड नेक्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग में अगर इन्वॉल्व है। इससे हम लोगों को इंटीग्रिटी के बारे में पता चलता है। एक क्लियर। चलो नेक्स्ट, एंगेजमेंट क्या है, नेक्स्ट एंगेजमेंट क्या, परफॉर्मेंस, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस 7th। कंसल्टेशंस लेना है तो ले सकते हैं, कब, इन डिफिकल्ट या कंटेंशियस मैटर्स। कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, कंट्रोवर्शियल, कंट्रोवर्शियल मैटर्स। सर ये हेल्प विद इन द फॉर्म ही लेना है क्या, नहीं ज़रूरी नहीं है, विद इन या फिर आउटसाइड फॉर्म भी हम लोग हेल्प ले सकते हैं। विद इन या आउटसाइड फॉर्म भी हम हेल्प ले। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो अबाउट ई क्यू सी आर। ये क्या है ई क्यू सी आर, क्या है फुल फॉर्म इसका ई क्यू सी आर का, ये बोलो बोलो बोलो, सिर्फ सुनते रहोगे तो नींद आ जाएगा, बोलो। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। क्या काम करता है ये, ऑडिटर का काम रिव्यू करता है ये, सो दैट क्वालिटी मेंटेन हो। मतलब अब जो काम कर रहा है अगर उसको मालूम है कि मेरा भी काम कोई चेक करेगा तो वो और अच्छे और ध्यान से करेगा। तो लिखो इधर फुल फॉर्म, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। आपके जानकारी के लिए अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर होता है ये, एंगेजमेंट पार्टनर के ऊपर होता है। तो इसके अंदर सर ये रिव्यूअर रखना कंपलसरी है, हाँ या ना, लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है, ये लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है। तो लिखो सर लिस्टेड रहा ना तो कंपलसरी है, और बाकी लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है। डिवाइस क्राइटेरिया, ये आप कुछ क्राइटेरिया सेट करो
कि ये क्राइटेरिया फुलफिल हुआ तो हम इसको रखेंगे। पर ये सारे मैटर्स में इन्वॉल्व होगा, हाँ या ना? याद आ रहा है क्या? एस तो याद आ गया, बट वो स्पेसिफिक नहीं है। देखो, सिग्निफिकेंट जजमेंट, परफेक्ट। तो he will get involved in significant judgment made in engagement। इसका क्या करेगा वो? रिव्यू करेगा। और लास्ट में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर सेंटेंस था। रिव्यू डज नॉट reduce responsibility of engagement partner। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेरा काम कोई और देखने वाला है तो मैं आराम से काम करूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिम्मेदार होगा, जिम्मेदार अभी भी मैं ही होऊंगा, सिर्फ मेरा काम कोई और एक चेक कर रहा है, दैट्स इट। ये क्लियर? डन। नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन। पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ। इसके लिए पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाओ टू मेंटेन confidentiality, to maintain confidentiality, safe custody, integrity। किसको एक्सेस देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसका पॉलिसी बनाओ। एक्सेसिबिलिटी एंड रिटायबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट। सिंपल। यहाँ पर क्या बोला है? पहला पॉइंट क्या बोला है? पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन करना पड़ेगा टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिट्राइवेबिलिटी। सेकंड लिखो। ये जो हो ये जो ईडी है, ये किसका प्रॉपर्टी है? ऑडिटर का। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। फर्म में एट इट्स डिस्क्रिशन मेक portions of
और extracts from ED available to them। लेकिन कब सर? कंडीशन है क्या? उसको मैं फोटो कॉपी दूंगा, उसको मैं मेरे वर्किंग्स दिखाऊंगा। प्रोवाइडेड उन लोग कुछ गलत गलत ना बोले मेरे डॉक्यूमेंट को देख के। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड सच disclosure does not undermine the validity मतलब वैलिडिटी पे डाउट ना करें। और डिपेंडेंस ऑफ फॉर्म या इंडिपेंडेंस पे डाउट ना करें। डिपेंडेंस पे डाउट ना करें। थर्ड, रिटेंशन पीरियड जो होगा ना, मोर देन 7 years फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्या हो गया तेजस? तेजस बहुत खुश है आज। चलो डन। एक मिनट, एक मिनट। आप लोग आ जाओ पेज नंबर मॉड्यूल में, इधर लिख दो पेज नंबर 11.29 पे था ये। पहले तो लिख दो पेज नंबर 11.29 पे था ये। क्या बोला देखो? कंसल्टेशन शुड टेक प्लेस इन डिफिकल्ट एंड कंटेंशियस मैटर पर्टेनिंग टू एंगेजमेंट। कंसल्टेशन इंक्लूड्स डिस्कशन विद इंडिविजुअल विद इन और आउटसाइड द फर्म। ये मार्क भी किया था क्या कल आप लोगों ने? मार्क नहीं किया था, मार्क नहीं किया था। एक मिनट इधर देख लो ना, एक मिनट इधर देख लो ना, मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या है। कंसल्टेशन का ज़रूरत लगेगा अगर डिफ़िकल्ट या कंटेंशियस मैटर में, जहाँ पे कंट्रोवर्शियल मैटर है, तो वहाँ पर आप उनका हेल्प ले सकते हो। वो एक इंडिविजुअल होगा विद इन और आउटसाइड द फॉर्म। नेक्स्ट हमने बात किया था ई क्यू सी आर के बारे में। ई क्यू सी आर सर मैंडेटरी है इन केस ऑफ लिस्टेड और अदर एंगेजमेंट में द फर्म शुड डिवाइस द क्राइटेरिया। नेक्स्ट, significant judgments which is made in the engagement should be reviewed by this EQCR, and this review does not reduce the responsibility of the engagement partner। एक क्लियर है यहाँ पर सब लिखा हुआ, मार्क कर लो।
फिर नेक्स्ट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जरा देख लो, इधर क्या बोला है सर। पॉलिसी एंड प्रोसीजर डिजाइन करना चाहिए टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड रिटेबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट documentation. Documentation is a property of the firm. The firm may at its discretion make a portion or an extract from engagement documentation available to the client. वो दे सकता है provided such disclosure does not undermine the validity of the work performed, and in case of assurance engagement independence of the firm. Engagement documentation has to be retained for a period of not shorter than 7 years from the date of audit report. मार्क कर लो ये भी. Done? Good. Next है monitoring. The firm should ensure that policies and the procedures relating to the system of quality control. ए भाई आपने ये जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाया है ना रिलेटिंग टू क्वालिटी कंट्रोल, सब जगह पर आप पॉलिसी एंड प्रोसीजर ही तो बना रहे हो, बस वो देखो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो क्या क्या देखना है सर? सही से चल रहा है सिर्फ वही देखना है क्या ना? सही से चल रहा है वो तो देखना ही है, पर सबसे पहले क्या देखो, वो रेलेवेंट है क्या, मतलब जो पॉलिसी बनाया है वो अपने लिए रेलेवेंट है कि नहीं. दूसरा, इनफ है कि नहीं, एडिक्वेट है कि नहीं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं, वेदर इट इज कंपाइल्ड विद इन प्रैक्टिस, क्लियर है क्या. तो बस आपको बस यहाँ पर ध्यान देना कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर में ये सब चीज़ें है कि नहीं. डन. Such policy and procedure should include an ongoing consideration and evaluation of the firm system of quality control. मार्क कर लो इसको भी, तो भी मार्क करो, बाय बाय कर दो. डन. अब यहाँ पर आओ एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में. एक बार ध्यान देना, एक बार ध्यान देना. एंगेजमेंट पार्टनर हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट. ऑडिट एंगेजमेंट के लिए यही जिम्मेदार है, हाँ या ना? ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट रिपोर्ट, यस और नो? रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी. एक बार समझ के लो, ये लिखाया नहीं है. एंश्योर दैट साई हैज बीन ऑब्टेन, ये सब जिम्मेदारी किसका है? एंगेजमेंट पार्टनर का है. एंगेजमेंट पार्टनर इज रेस्पॉन्सिबल for undertaking appropriate consultation on difficult or contentious matter, बराबर है, within the team or maybe with other level for audit. यहाँ पर देखना ध्यान से, नेक्स्ट क्या बोला. ओ मैडम बस ना, एक बार मैं समझ तो लो, करो बट देखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बोलते रहो सर. तो ये वाला सेम है, यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टनर का जिम्मेदारी बताएं, यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टनर का रेस्पॉन्सिबिलिटी बना बताया, तो ये न्यू है. ये वाला सेम है. यहाँ पर क्या बोला है? फॉर ऑडिट ऑफ एफएस of listed entity and other than other audit engagement, firm has determined that the EQCR is required. The engagement partner shall, ध्यान से देखना, the engagement partner shall determine that, ये क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, determine that EQCR has been appointed. क्या बोला? EQCR has been. सर यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर विथ रिगार्ड्स टू EQCR. सर क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी उस एंगेजमेंट पार्टनर का? गलत, गलत. अरे सुनो ना, अगर मैं हूँ वो एंगेजमेंट पार्टनर, मैं तो मेरे दोस्त को ही बोलूँगा, क्या मालूम है क्या, तू आ जा, तू देख मैं काम कर रहा हूँ, तेरे हिसाब से अगर टाइम मिला ना तो देख ले. क्लियर है क्या? तो उसको अपॉइंट करने का जिम्मेदारी मेरा नहीं है, लेकिन ये मेरा जिम्मेदारी है कि मेरे सर के ऊपर कोई है कि नहीं ऑडिट चालू करने से पहले, कोई ना कोई अपॉइंटेड है कि नहीं. बट सर अपॉइंट कौन करता है मालूम है? फॉर्म करता है.
सामने वाला तो करेगा ही नहीं, उसको तो कोई लेना देना नहीं है। एक मिनट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मालूम है क्या? हम लोग पढ़ रहे हैं कि ऑडिट है ना अच्छा क्वालिटी में हो। तो हमको कोई अपना सामने वाले क्लाइंट को कोई लेना देना है क्या उससे? बिल्कुल नहीं। तो इस पे अच्छा क्वालिटी पे जो कंपल्शन लाया है वो लॉ ने लाया है, आईसीआई ने लाया है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ये जो फर्म ऑडिट कर रहा है ना, ये अच्छे क्वालिटी में ऑडिट करे। तो इसीलिए फर्म के ऊपर जिम्मेदारी है। तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? फर्म करेगा। इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? फर्म करेगा। तो डिटरमाइन दैट द EQCR हैज बीन अपॉइंटेड, इट इज अपॉइंटेड बाय फर्म एंड नॉट एंगेजमेंट पार्टनर। उसका सिर्फ जिम्मेदारी है कि टू डिटरमाइन ये अपॉइंटेड है कि नहीं। ये क्लियर? नेक्स्ट, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। मतलब सर, अभी वो थोड़ी उसको थोड़ी बोलेंगे एंगेजमेंट पार्टनर, वो आ तो गया, उसको बोलेंगे चल तू ढूंढ। तब तू ढूंढते बेटा अभी कौन सा सिग्निफिकेंट मैटर है, वो थोड़ी पूरा ऑडिट करते बैठेगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि ये सब मैटर्स हमने किया है रिजॉल्व। डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट इंक्लूडिंग दोज identified during the EQCR with the engagement quality reviewer. Next, very important, not date the auditor's report until the completion of EQCR। मतलब परफेक्ट, आप ऑडिट रिपोर्ट को फाइनल नहीं कर सकते हो जब तक आपका ये रिव्यू नहीं हो जाता है। मतलब ऑडिट रिपोर्ट का डेट शुड बी बाद में ऑफ रिव्यू, ये बोला है, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन बिटवीन ये दोनों में ईपी एंड EQCR आ गया तो मारा मारी करो, जो जीता हो देखेंगे। तो क्या बोला है? ईपी हैज टू फॉलो फॉर्म का पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर डीलिंग विथ एंड रिजॉल्विंग। मतलब ना, फॉर्म के पॉलिसी और प्रोसीजर में ये भी लिखा होगा कि अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है जहां पर ये दोनों लोग एग्री नहीं कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, वो चीज़ के बारे में पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो डिज़ाइन किया ना हमने, उसमें ऑलरेडी लिखा होगा कि इन्होंने जो बोला वो फाइनल होगा, कुछ तो लिखा होगा। तो वो बात ना एंगेजमेंट पार्टनर को ना, एंगेजमेंट टीम को ना सुनना पड़ेगा। ये क्लियर है क्या? इसके बारे में ना लिखा के देता हूँ, आप आओ नोटबुक में। आप आओ नोटबुक में, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। सर ये जो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस लिखा है ना मैंने, सर चाहिए तो लिख दो इसके आगे, SQC 1 है, SQC 1 है। और ये वाला जो है ये है SA 220। सर जहां पर आपने दोनों अलग अलग नहीं लिखा है वहां पर कॉमन है। जैसे फर्स्ट पॉइंट था, ईपी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बात कर रहे थे, तो वही हम लोग भी बोलते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है। सर किसके लिए? डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट एंगेजमेंट। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सर? ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट इसी का जिम्मेदारी होता है। थर्ड, और किस चीज़ के लिए सर रेस्पॉन्सिबल है? रिव्यू ऑफ AD, AD मतलब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। याद नहीं रहेगा, लिख लेना फुल फॉर्म। बिफोर इशू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन।
साई मिला है कि नहीं मिला है? साई मिला है कि नहीं मिला है? appropriate consultation on difficult और contentious matter होना चाहिए, ये इसका जिम्मेदारी है। सेम है। सेम विद इन और आउटसाइड टीम, इधर टीम बोल रहा हूँ, फॉर्म नहीं। responsibility of EP case of listed entities and other audit engagement with regards to QCR। तो पहला जिम्मेदारी होगा determine QCR is appointed। इधर लिख दो firm appoints and not engagement partner। नेक्स्ट, discuss significant matters। थर्ड, no audit report till completion of EQC। थर्ड, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसके बीच में? एंगेजमेंट पार्टनर वर्सेस EQCR वर्सेस टीम।
engagement team shall follow PNP dealing with or dealing with done. क्लियर? चलो लास्ट इसका मॉनिटरिंग का मार्क कर लो, ये मार्क कर लो फटाफट अभी। चलो मॉनिटरिंग में भी देखो ना इधर क्या बोला है, यहाँ पर सुनो ना। मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग, एक मिनट इधर इधर ध्यान दो। हम लोग वहां पर मॉनिटरिंग में क्या बोल रहे थे? हम लोग SQC 1 के अंडर मॉनिटरिंग में क्या बोल रहे थे कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो बनाया हुआ है वो आप मॉनिटर करो कि वो रेलेवेंट है, एडिक्वेट है, बराबर है, इट इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। बट यहाँ पर देखो क्या बोला है, एंगेजमेंट पार्टनर, यहाँ पर देखना, इफेक्टिव सिस्टम ऑफ quality control includes monitoring process designed to provide the firm with reasonable assurance that policies and procedures relating to the system of quality control are same. क्लियर है क्या? ये तीन चीज सेम है। एंगेजमेंट पार्टनर शुड कंसीडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट, वहां पर जैसे हमने डॉक्यूमेंटेशन का बात किया था यहाँ पर भी हमने बात किया। तो क्या बोला, एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट फॉलोइंग मैटर्स पर्टेनिंग टू एन ऑडिट एंगेजमेंट, इश्यूज आइडेंटिफाइड। सर एक मिनट क्या बोला, एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट, सर उसको जो जो ऑडिट करने के टाइम पे जो जो मैटर मिला है ना सर, कौन सा इश्यूज आइडेंटिफाइड, कंक्लूजन विद रिगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, कंक्लूजन विद रिगार्ड्स टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन, नेचर एंड स्कोप। ये क्लियर है क्या? इसको हाईलाइट कर लो, तो लिखा रहा नहीं है उसको, इधर ही हाईलाइट करके क्लोज कर दो। डन, ग्रेट। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से।
चलो 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 इधर देखो अभी। अब अच्छा, हम लोगों ने ऐसे 210, 220, SQC1 ये तीनों कर लिया है। अब जो बच रहा है वो ये है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है। ये सब टाइम पास है, ये सब बाद में एक बार रीड कर लेते हैं। सीधा मेन टॉपिक पे आता हूँ मैं। सीधा मेन टॉपिक पे आता हूँ। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। नोटबुक ओपन कर लो आप लोग भी। नोटबुक ओपन कर लो, लिखो 8 पॉइंट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम करो, इसको हेडिंग दे दो प्रोफेशनल एथिक्स। इसके अंडर में लिखो फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। सर ये सारे एथिक्स, ये सारे प्रोफेशनल एथिक्स ऑडिटर के अंदर होने चाहिए। ये सारे एथिक्स या प्रोफेशनल एथिक्स ऑडिटर के अंदर होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला है इंटीग्रिटी। सिंपल दिमाग में आना चाहिए ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। सेकंड ऑब्जेक्टिविटी। थर्ड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी एंड ड्यू केयर। एंड ड्यू केयर। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी। और लास्ट पॉइंट है प्रोफेशनल बिहेवियर। पेज नंबर 11.6। पेज नंबर 11.6 आ जाओ। चलो सबसे पहला इंटीग्रिटी। सर इंटीग्रिटी क्या होता है ये बोलो ना। ऑनेस्टी। तो इधर देखो क्या बोला है। सर ऑडिटर कैसा होना चाहिए। ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड, उसको डरना नहीं चाहिए कुछ बोलने में। ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ये गलत है तो गलत है। ही शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ही शुड, इंटीग्रिटी इंप्लाइज फेयर डीलिंग्स एंड ट्रूथफुलनेस, मतलब सच बोलना चाहिए। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शल not unknowingly be associated with reports that believe that the information contained is materially false। सर अगर गलती से हो गया तो ठीक, बट उसको मालूम है ये गलत है, उसके साथ में वो साथ नहीं देना चाहिए। यही होता है इंटीग्रिटी का मतलब। ये सिंपल। तो ये सब आप लोग हाईलाइट कर लो, ये सारे शब्द लिखने हैं आपको। डन। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब
ऑडिटर जो काम करता है ना, वो अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए काम करता है। मतलब कि वो कहीं पर इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता है किसी के बोलने पे। अगर कोई कुछ बोलेगा कि चलो ये मत देखो, तो इन्फ्लुएंस नहीं होना। तो यहाँ पर क्या बोला है, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। इट रिक्वायर दैट द प्रोफेशनल अकाउंटेंट shall not undertake a professional activity if a circumstances or a relationship unduly influences the accountant। अगर कोई undue influence है तो बोलते हैं कि उसको ऑडिट वहां पर नहीं करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला, एक बार देख लो इधर, एक बार इधर देख लो, बाद में मार्क कर लो। नेक्स्ट है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड ड्यू केयर। अरे यार, अगर आप सीए हो तो आपको इस ऑडिट के बारे में जानकारी होना चाहिए। यू शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग। आपके पास रिसोर्स भी होना चाहिए, आपके पास टाइम भी होना चाहिए। तो यू शुड बी कॉम्पिटेंट टू डू द ऑडिट। मतलब सर हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब क्वालिटीज होना चाहिए एक ऑडिटर के अंदर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड ड्यू केयर। ही शुड अटेंड एंड मेंटेन अ प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। ही शुड एक्ट डिलीजेंटली इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। मतलब एस एस, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू एस एस। Diligence includes responsibility to act carefully, thoroughly and on timely basis। सर thoroughly भी ठीक है, on timely basis मतलब 2 या 3 महीने में ऑडिट करना है, वो कंप्लीट भी करना चाहिए। ये नहीं कि चलो एकदम अच्छे से करता हूँ, डिटेल में करता हूँ तो 2-3 साल का टाइम दो। नहीं, ये क्लियर। नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है। तो ऑडिटर जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है ऑडिट ऑडिट के दौरान, ही शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। वो कॉन्फिडेंशियलिटी इसलिए मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि वो कोई कुछ मतलब ये होता है कि कंपनी का सीक्रेट डेटा होता है। जैसे कि कंपनी का सैलरी किसी को पता नहीं होता है, तो आप ये ना हो कि किसी को सैलरी बताते जाओ। और दूसरा, कॉन्फिडेंशियलिटी सर्व्स एज अ पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये पब्लिक फिगर बन जाता है। यहाँ पर देखो क्या बोला है, रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। Confidentiality serves the public interest because it facilitates the free flow of information from the because it facilitates free flow of information from professional accountants, clients, or employing organization to the accountant। Confidential information may be disclosed when it is required by। एक मिनट ये क्या बोल दिया सर? हो सकता है कि बैंक है ना, बोले कि हमको डिटेल दो। हो सकता है कोई पीएफ डिपार्टमेंट वाला बोले कि हमको डिटेल दो, तो देना पड़ेगा। मतलब लॉ के हिसाब से अगर देना है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो देना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज्ड कब? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, व्हेन इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड इट इज ऑथोराइज्ड बाय क्लाइंट। एक मिनट इधर ध्यान से देखो। हाँ, व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ ये एक हो गया, और व्हेन इट इज परमिटेड बाय लॉ में सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ परमिशन नहीं चाहिए, उसके साथ में ऑथोराइज्ड बाय क्लाइंट और एम्प्लॉयर, तो ये सेकंड है। और थ्रू प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज, ये थर्ड। और ये फोर्थ। नेक्स्ट क्या बोला है, प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सुनो, प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब एक तो अटायर में भी आ गया, प्लस आप किस तरीके से वहां पर एक्ट करते हो वो भी आ गया। तो यहाँ पर बोला है कि यू शुड कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन, अवॉइड एनी कंडक्ट दैट द अकाउंटेंट नोज और शुड नो माई डिस्क्रीट द। ऐसा कभी कभी अपन घर पे तो बोलते रहेंगे, क्या ये काम करता है, सीए कर रहा है, ऐसा बोलते रहेंगे। तो बेसिकली यही बोला है कि ऐसे कुछ काम ना करो कि लोग बोले कि यार ये सीए और ये ऐसा काम करता है। जैसे एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर ये कभी का था, बट ऐसा था कि एक टिकटलेस ट्रैवल कर रहे थे ऑडिट के लिए, टिकटलेस। तो जब पकड़ा गया ना, तो उसने बोला ना मैं ऑडिटर हूँ, तो इट इज डिसक्रेडिटिंग द प्रोफेशन। तो ऐसे काम ना करो, ये बोला गया है। ये क्लियर? बिकॉज वो क्या बोल रहे हैं कि तुम सीए होने के बाद भी तुम्हारे पास टिकट लेने का पैसा नहीं है क्या? तो ये अपने प्रोफेशन का नाम नीचे करे, तो ऐसा कुछ काम ना करो कि अपने प्रोफेशन का नाम नीचे हो। लास्ट, खत्म। अब मार्क कर लो एक साथ ही, अब एक साथ ही मार्क कर लो। ओके, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ फटाफट।
सेकंड लिखो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। यहाँ पर पेज लिख दो बिकॉज मैं डिटेल में नहीं लिखाऊंगा। तो शायद 11.6 है। लिखो देयर आर टू there are two interlinked perspectives of independence। पहला इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड इंडिपेंडेंस बाय इन अपीयरेंस। चलो इधर आओ, मॉड्यूल में आओ, पहले एक बार देखो समझो, छोटे छोटे पॉइंट, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। इधर देखो, इंडिपेंडेंट implies that the judgment of a person is not a subordinate to the wish or direction of another person। एक मिनट ध्यान से देखो ना जरा, इधर बताओ क्या बोल रहे हैं। जो इंडिपेंडेंस है ना, इट इज नॉट अ जजमेंट ऑफ पर्सन दैट इज नॉट अ सबॉर्डिनेट टू द विश ऑफ अनदर पर्सन। मतलब जो हमारा जजमेंट होता है ना, वो कोई दूसरे का इच्छा नहीं है, वो मेरा ओपिनियन है। उसको जो चाहिए वो मैं बोलूंगा तो इंडिपेंडेंस नहीं है। अगर वो बोलेगा कि नहीं यार ये तो अच्छा ही है, और मैं भी बोलूंगा हाँ हाँ भाई अच्छा है, तो इंडिपेंडेंस नहीं है। तो इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इंप्लाइज दैट जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट अ सबॉर्डिनेट टू द विश ऑफ अनदर पर्सन। ये कोई दूसरे पर्सन का विश नहीं है। जो मैंने जजमेंट दिया है ना, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। इसीलिए जाके हम लोग बोलते हैं कि ये पर्सन इंडिपेंडेंट है। देर आर टू इंटरलिंक्ड कंसेप्ट टू दैट, एक है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, एक है इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस। सुन लो ना, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड का मतलब क्या मालूम है क्या? मैं काम कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड है, ऑडिट में कोई भी हो, कोई भी हो, मुझे वो कुछ भी गिफ्ट दे रहा है, मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हूँ। तो आई एम इंडिपेंडेंट बाय माइंड। मेरे को आप कुछ भी गिफ्ट दो, आप कितना भी अच्छा हॉस्पिटैलिटी करो, मैं यहाँ पर ऑडिट एकदम ईमानदारी से करूंगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस। सर ये क्या है इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस? मतलब कि आपको लगता है कि नहीं सर ये शायद मैं अगर डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अगर डिस्क्लोज कर दूंगा तो इशू हो जाएगा। आप डरते हो कोई चीज़ इशू और डिस्कस मतलब ये डिस्क्लोज करने के लिए, या कोई चीज़ है आपको मालूम पड़ा कि ये मैटर सिग्निफिकेंट है, बट आपको लग रहा है कि यार ये बता दूंगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये चीज़ों से आप जब डरते हो ना, तो हम लोग बोलते हैं कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। जब आप डरते नहीं हो तो हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस। तो यहाँ पर देखो जरा क्या बोला है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड के लिए क्या बोला है? प्रोविजन ऑफ ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंस। मतलब आप कोई भी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, अपना ओपिनियन देने में आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, ओपिनियन देने में आप इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो by influence that compromises professional judgment। Being an individual to act with, being an individual मतलब individual should act with what? Integrity, objectivity and professional skepticism। जो आगे आने वाला है ये क्या होता है मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्या बोला है? इंडिपेंडेंस इन अपियरेंस। अभी ध्यान से देखना, ऐसा कोई फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस जो आप अवॉइड करोगे, अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, ऐसा कोई फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस आप अवॉइड कर रहे हो दैट आर significant, that are reasonable and a informed third person
ये सोचेगा कि आपने कोई चीज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। आपको डरना नहीं है कौन क्या सोचेगा, कौन क्या नहीं सोचेगा। आपको बिंदास रहना है। आपको बिंदास रहना है। आपको दूसरे के बारे में सोच के डरने का नहीं है कि वो क्या बोलेगा या वो क्या सोचेगा। यहाँ पर वही बोला है, अवॉइडेंस ऑफ द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस। अवॉइड दैट फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। आपको टेंशन लेने का जरूरत, avoidance of fact and the circumstances that are so significant that a reasonable and a informed third party, that a significant and, यहाँ पर ध्यान से देखना सेंटेंस थोड़ा सा ट्रिकी है, that are so significant that a reasonable and a informed third party having knowledge of all information, having knowledge of all information would reasonably conclude that तुम्हारा फर्म, क्या बोला, तुम्हारा फर्म या तुम लोग, तुम्हारा फर्म या तुम लोग अपने इंटीग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज हो चुके हो। तुमको डरने का जरूरत नहीं है। वो बोलेगा क्या ऑडिट करता है यार, मेरे को लगता है तू यार कोई तो पहचान वाला है, इसलिए तू अच्छे से नहीं कर, डरने का नहीं, बिंदास रहने का। इसलिए मैंने सिंपल क्या लिखा, डरना नहीं है दूसरे क्या सोच रहे हैं। क्लियर? तो वापस से देखो सेंटेंस कैसा है, प्लीज एक बार ध्यान से देखो, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। अवॉइड द फैक्ट एंड circumstances that are so significant that reasonable and informed third party, सिंपल बोलू, that थर्ड पार्टी जिसके पास नॉलेज है, थर्ड पार्टी हैविंग नॉलेज ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, हैविंग नॉलेज ऑफ ऑल, वो क्या कंक्लूड कर रहा है अपने बारे में, वो क्या कंक्लूड कर रहा है, कंक्लूड किसके बारे में कर रहा है, दो लोग, एक तो अपने फर्म के बारे में, तुम्हारा फर्म ही ऐसा है, बराबर है, फर्म और मेंबर्स ऑफ टीम की इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हैज बीन। क्लियर है? क्या करो सर, इसको आप अवॉइड करो ना, ऐसे फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को। क्लियर है? क्या मतलब, आपको बिंदास रहना है, डरना नहीं। ऐसा होता है ना कि कभी कभी कोई बहुत ज़्यादा स्कॉलर स्मार्ट बहुत सारा चीज़ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पढ़ के आता है, हम लोग उसको देख के डरते हैं, अरे यार ये तुम्हें पढ़ा ही नहीं है, ये तुम्हें पढ़ा ही नहीं है। अपने को टेंशन नहीं लेने का, अपने को बिंदास रहने का है। मैंने जो पढ़ा बस वही एग्ज़ाम में आने वाला है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बोला है कि भले ही बाकी लोग क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, उससे आपको डरना नहीं है। ये क्लियर? मार्क कर लो ये दोनों। इस पे भी सब क्वेश्चंस आ सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, सुन लेना, इसको स्टार मार्क करना बिकॉज इसका लैंग्वेज थोड़ा टफ है, तो अच्छे से पढ़ लेना। फिर ये क्या लिखा है, LOP IOP, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। चलो डन। चलो 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 चलो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो प्लीज फटाफट एकदम। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। डन। पहले लिख लो फिर समझाता हूँ एक साथ। मैं लिखो पेज नंबर 11.10। सबसे पहला आता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इसको लिखो ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से ना क्वेश्चन आता है, आता तो है बट घुमा के आता है बहुत। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता है इसके अंदर से। मतलब आपको ये पूछते हैं कि
ऐसा केस स्टडी बेस आता है कि ये सब इशू हुआ है, अब आपको बताना कि कौन सा थ्रेट है ये। तो आपको हर थ्रेट के बारे में मालूम होना चाहिए कि क्या है। पहले लिख लो, मैं समझाता हूँ। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ, भैया इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स, एडवोकेसी थ्रेट्स, फेमिलियरिटी थ्रेट्स, इंटीमिडेशन थ्रेट्स। ये दिखाओ, आपका बुक दिखाओ। चलो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट सुनो ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये सुनो ना, हम ऑडिट कर रहे हैं तो हमारे इंडिपेंडेंस को खतरा हो सकता है। हमारे इंडिपेंडेंस को खतरा हो सकता है। कब? कब हो सकता है? जब ये 5-6 चीजें होंगी तब। तो सबसे पहला क्या बोला है? सेल्फ इंटरेस्ट रहा ना अगर आपका, तो वो एक खतरा है। सर इंटरेस्ट का मतलब नहीं समझा। शेयर्स खरीद रखा है किसने? आपने? तो अलाउड ही नहीं ऑडिट। वाइफ ने खरीद रखा है, फ्रेंड ने खरीद रखा है, बेस्ट फ्रेंड ने खरीद कर रखा है। ये क्लियर है क्या? लोन ले रखा है, पार्टनर ने ले रखा है। क्लियर है क्या? तो ये सबसे क्या आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ सकता है फॉर इंडिपेंडेंस। ये समझ में आया क्या? इधर देखो, मतलब सर इनको कोई ना कोई बेनिफिट होने वाला है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, बेनिफिट फ्रॉम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट क्लाइंट। ये क्लियर है क्या? सर एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल ही मेन है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। क्या बोला है सबसे पहला? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। और डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब शेयर्स लिया हुआ है। क्लियर? लोन और गारंटी लिया है या दिया हुआ है? अनड्यू, हाँ हाँ ये भी बहुत अच्छा है। डिपेंडेंस ऑन क्लाइंट फीस, मतलब आपके पास आपका टर्नओवर एग्जांपल 50 लाख है, 30 लाख तो ये क्लाइंट से आता है। और आप कल जाके उसको बोलोगे ना बहुत खराब है, वो बोलेगा ठीक है खराब है तो कल से मत आ। ये क्लियर? तो मतलब सर वहां पर इंडिपेंडेंस का थ्रेट हो जाता है। कब? जब आप ज्यादा ही डिपेंडेंट हो उसके ऊपर। नेक्स्ट, क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विथ, अरे यार इसीलिए तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट आया है, आगे जाके पढ़ने वाले हो। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या मालूम है क्या? अगर कुछ समय बिताते हो ना आप किसी के साथ, तो अच्छा रिलेशन बन जाता है। और फिर एक बार अच्छा रिलेशन बन गया तो क्या आप उसमें कमी निकालोगे क्या? भले ही आप इधर उधर बोल दोगे बट रिपोर्ट में तो लिखोगे नहीं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर उन्होंने वही बोला कि क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप रहा ना अगर, तो भी खतरा बन जाता है। इसीलिए इसीलिए ऑडिटर को बोला कि भाई तू 5 साल ही ऑडिट कर सकता है, 5 साल के बाद निकल जा, दूसरे को आने दे। मतलब ज़्यादा समय ना उसके साथ रहने देगा ही नहीं, 5 साल के बाद ब्रेकअप। नेक्स्ट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द, एक मिनट ये क्या बोल रहा है? पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। एक मिनट, ये ऑडिटर है, ऑडिट कर रहा है। इसको मैनेजमेंट आके बोलता है क्या ऑडिट करता है यार, कितना है तेरा सैलरी? 6 लाख? हमारी कंपनी में 18 लाख मिलेगा। बराबर, 18 लाख मिलेगा, मतलब उसको एम्प्लॉयमेंट का लालच दे रहे हैं। अब उसका एम्प्लॉयमेंट का अगर लालच दे रहे हैं तो वो बेचारा ऑडिट करेगा क्या सामने वाला? बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट, कॉन्टिजेंट फीस फॉर,
सर कॉन्टिंजेंट मतलब क्या मालूम है क्या? अगर कुछ गड़बड़ रहा ना तो फीस ना आपको ना हम लोग नहीं देंगे या बहुत कम देंगे। कॉन्टिंजेंट है, तुम्हारे काम के ऊपर है। तो वहां पर भी क्या हो जाएगा सर, ये इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस को थ्रेट है। क्लियर? तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मतलब कि आपका इंटरेस्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाय वेरियस मींस। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। सेल्फ नाम से पहचानो, नाम से, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ सेल्फ रिव्यू थ्रेट का मतलब क्या मालूम है? पहले एग्जांपल देख लो आप लोग। ऑडिटर जो है ना, वो कौन है मालूम है? जो पहले कंपनी का डायरेक्टर था। जो पहले कंपनी का डायरेक्टर था। व्हेन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीइंग अ डायरेक्टर और अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और व्हेन ऑडिटर परफॉर्म सर्विस दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ। अरे यार सुनो ना, जो कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ ना, उसका अकाउंटिंग भी मैंने ही किया है। और मैं क्या बोलूंगा, अरे कितना गलत किया रे अकाउंटिंग, तो बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब सर अगर कोई ऑडिटर ने सर्विस दिया है खुद से, तो वहां पर क्या आ जाता है सर? सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू मतलब समझ रहे हैं नाम, सेल्फ रिव्यू मतलब खुद के ही काम को रिव्यू करना। खुद के ही काम को रिव्यू करना सर। अगर सेल्फ रिव्यू वाला कंसेप्ट आ गया ना, तो दैट इज अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। ए क्लियर? यहाँ पर देखो अब क्या बोला है, रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट और कंक्लूजन विच इज रीच्ड इन प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, और व्हेन अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम वाज प्रीवियसली अ डायरेक्टर और अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द। अगर कोई डायरेक्टर होगा, समझो एक सीए है, वो एक कंपनी में डायरेक्टर है। आपने बोला कि चलो ना यार जॉब छोड़ता हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बिग फोर में जाके ना काम करता हूँ, ऑडिट करता हूँ। और उसको वही कंपनी का ऑडिट मिला, तो वो कंपनी का ऑडिट मिला ना, तो वो बोलेगा नहीं कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़, बिकॉज वो वहीं से आया हुआ है, वहाँ का वो नमक खाया है, तो गलत तो बोलेगा नहीं वो। क्लियर? नेक्स्ट है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी क्या है? एडवोकेसी मतलब नाम से पहचानो। एडवोकेसी मतलब एडवोकेट, अरे खुद ही वो वकील बनते फिरा हुआ है, किसका? क्लाइंट का। वकील बन रहा है किसका? क्लाइंट का। इधर देखो इधर देखो, ही बिकम्स अ क्लाइंट्स एडवोकेट इन लिटिगेशन। एक मिनट, ओ क्लाइंट, क्या डेटर ने पैसा नहीं दिया? केस कर, मैं ऑडिटर हूँ, केस करने का है, रुक मैं पहचान वाला केस कराते हैं, ये कराते वो कराते। अगर आप ही एडवोकेट बन रहे हो उस क्लाइंट के, तो आप कैसा क्लाइंट को फिर गलत बोलोगे आप ही? दूसरा, कंपनी का ना शेयर्स खरीद लेना, शेयर का भाव ऊपर जाने वाला है, कंपनी ना बहुत अच्छा कर रहा है, आप ही लोगों को बता रहे हो, आप ही लोगों को बोल रहे हो शेयर्स खरीदो शेयर्स खरीदो शेयर्स खरीदो, और आपको गड़बड़ मिल गया, क्या बोल पाओगे? क्यों नहीं बोल पाओगे? अरे इतने लोगों को बोल के रखा है, मारेंगे मेरे को। तो यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन ऑडिटर डील्स विद द शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द ऑडिटेड कंपनी और बिकम द क्लाइंट्स एडवोकेट इन लिटिगेशन, बराबर थर्ड पार्टी डिस्प्यूट, तो वो सिचुएशन में एडवोकेसी थ्रेट आ जाता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, कि हम लोग हमारे ऑडिट में ना थ्रेट टू इंडिपेंडेंस आ सकता है। यहाँ पर क्या बोला, ऑडिटर प्रमोट्स क्लाइंट्स ओपिनियन, ऑब्जेक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर क्या बोला है, ऑडिटर कैन बी परसीव्ड एज बैकिंग एंड कैंपेनिंग कॉज ऑफ ऑडिटिंग क्लाइंट एंड इट में, ठीक है। फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट मतलब, एक मिनट, फैमिली, कोई तो है पहचान वाला, अंकल है वहाँ पर डायरेक्टर, मेरे मेरे मामा ने डायरेक्टर हो कंपनी के, क्या बोल दूँ, क्या काम किया है गलत है, मॉडिफाई कर दूँ ओपिनियन, कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वहाँ पर थ्रेट आ रहा है, कौन सा थ्रेट आ रहा है? फैमिली का थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट। एक क्लियर है क्या सर? क्या बोला यहाँ पर, क्लोज रिलेटिव ऑफ द ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन, मतलब मामा मेरे डायरेक्टर उस कंपनी के, फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म वाज अ डायरेक्टर। नेक्स्ट, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ, ओ हो सिग्निफिकेंट गिफ्ट, हॉस्पिटैलिटी, मतलब वो रोज बाहर घुमाने को लेके जाता है, खाना पीना मस्त 5 स्टार होटल में खिलाता है, तो हम लोग कैसा, ये हो जाता है, ये फैक्ट है। ऑडिट को जाओगे ना तो ऐसा इतना अच्छा हॉस्पिटैलिटी रहेगा ना, कि आपको खुद को शर्म आ जाएगा बोलने के लिए कि गलत है।
मतलब वो भले ही बोलेगा अरे नहीं बोल बोल गलत है, तो आप बोलेगा नहीं सही है, रुक मैं तेरे को सही करके देता हूँ, मैं करके देता हूँ, अकाउंटेंट को भी मत बोल, ऐसा लगेगा। फेमिलियरिटी थ्रेट। नेक्स्ट लास्ट धमकी वाला आ गया, इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब क्या मालूम है क्या? ऑडिटर को क्या बोला मालूम है? अगर तूने गलत निकाला तो निकाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम से ना तेरा काम ना बहुत कम हो जाएगा, और ये जो 10 लाख मिल रहा है ना, ये 2 लाख पे आ जाएगा। तो तू देख तेरे को करना क्या है, सीधा धमकी है, सीधा धमकी है। तो यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि धमकी कैसा दे रहा है, इधर देखो 1 मिनट, कि प्रेशर किस चीज का, टू रिड्यूस द वर्क, क्यों रिड्यूस करना है उसका काम, इन रेस्पॉन्स टू रिड्यूस दी ऑडिट फीस, ऐसा करके वो धमकी दे रहा है। या फिर थ्रेटन्ड विथ लिटिगेशन, तूने अगर गलत निकाला ना तो तेरा भी पोल पट्टी में खोल दूंगा, बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, तू ये बार ऑडिट कर ले, कुछ गलत मिला, वेरी गुड, अगले साल तो तू इधर आने नहीं वाला है, तेरे को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसी और से। तो थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, फिर प्रेशर ऑफ रिड्यूस्ड वर्क, थ्रेटन विथ लिटिगेशन, ये सब किस में आता है, इंटिमिडेशन थ्रेट। यहाँ पर देखो क्या बोला है, ऑडिटर्स आर डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, मतलब उसको ऑब्जेक्टिवली एक्ट करने नहीं दे रहे, का मतलब होता है स्टॉप्ड, रोका जा रहा है, फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विथ एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। अरे क्या बार बार प्रोफेशनल स्केप्टिज्म आ रहा है, आएगा ये इसके बाद ही है, बट जस्ट मैं आपको आइडिया दूं ना, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या होता है। क्वेश्चनिंग माइंड बोलते हैं इसको, क्वेश्चनिंग माइंड। क्वेश्चनिंग माइंड का मतलब क्या होता है, देखो पहले मैं ये बताता हूँ कि क्वेश्चनिंग माइंड क्या नहीं है। आपने बोला कि मुझे ना डेटर्स का ना फोन नंबर दो, तो बोला क्यों चाहिए, आप ऑडिटर हो, आपने बोला कंपनी को मुझे ना डेटर्स का ना फोन नंबर दो, कंपनी ने पूछा क्यों चाहिए, तो आपने बोला मेरे को ना बैलेंस कंफर्मेशन ना उनसे डायरेक्ट लेने का है। तो सामने वाले ने क्या बोला में, ओके होली के लिए ना 3 दिन छुट्टी है, आपने बोला अच्छा छुट्टी है, ठीक है ठीक। ये क्वेश्चनिंग माइंड नहीं है। क्वेश्चनिंग माइंड क्या होना चाहिए मालूम है, अच्छा ये नहीं तो वो नहीं तो ये, आपका दिमाग ना चलते रहना चाहिए, यू शुड बी अलर्ट। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब क्वेश्चनिंग माइंड, क्वेश्चनिंग माइंड मतलब यू शुड बी अलर्ट, आप क्या होने चाहिए, अलर्ट होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अलर्ट 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 टू द कंडीशंस होना चाहिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, आपको हमेशा ना सवाल पूछते रहना चाहिए। अच्छा तो आपको क्या बोलना चाहिए वो सिचुएशन में, छुट्टी है बट मोबाइल तो घर पे लेके जाते हैं ना, तो मोबाइल पे मेरे को बात करना है। अब वो बोलेगा करके एग्जाम्पल, वो बोलेगा लेकिन वो लोग ना ऑफिशियल बात नहीं कर सकते, बोला ठीक है ऑफिशियल बात नहीं कर सकते, तो मैं उनसे फ़ोन पे ना उनका ईमेल आईडी ले लूंगा और उनको बोलूंगा ईमेल कर देने, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कुछ बोल दिया वो आपको चुपके से सुन के आ जाना है। ऑडिटर क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट। ये क्लियर है क्या, क्वेश्चनिंग माइंड मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म बोलते हैं उसको हम लोग, ए क्लियर डन। अब ये सब मार्क कर लो, एक क्लियर है क्या, क्या ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत है नहीं इसमें, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, जो जो हाईलाइट किया ना बस उतने शब्द को याद रखना। चलो आखिरी के 2 सवाल। सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस, लिखो फटाफट। सेफगार्ड्स आर actions, safeguards are actions accountant takes that effectively reduce threats, that effectively reduce threats to address the issue following
principles are applied. इसके अंदर पहला have confidence in quality of audit and always be and appear to be independent. Be independent. एक बार लिख लो फिर एक साथ डिस्कस करें. सेकंड, before taking any work, check threat to independence. Third, third point, if threat exist, exist, if threats exist, either desist from task or eliminate the threat. Last, if no adequate safeguards, not to accept the work. Not to accept the work. इधर देखो क्या बोला है सर, ये इंडिपेंडेंस से खतरा हो सकता है, हमने पढ़ा है. फेमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यूज थ्रेट, बराबर है ना. तो ये सबसे अगर खतरा होगा तो सर ये सबसे कैसे बचे जाए, कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए. तो सबसे पहला तो आपको बोला है कि कॉन्फिडेंस रखना अपने ऑडिट में. सबसे पहला क्या बोला, कॉन्फिडेंस रखना. दूसरा, कोई भी काम लेने से पहले यार चेक कर लो ना थ्रेट है कि नहीं है. मतलब शेयर्स लिया है कि नहीं है, लोन लिया है कि नहीं है, पहले ही चेक कर लो. कोई काका काकी कोई कौन काम करता है उधर, पहले ही चेक कर लो ना. और लग रहा है कि भाई कोई थ्रेट है, जैसे कि शेयर्स लिया है, तो क्या कर दो, शेयर्स को बेच दो. मतलब शेयर्स को अगर बेच दिया, शेयर्स को अगर आपने बेच दिया तो कहना चाहिए थ्रेट को आपने एलिमिनेट कर दिया या रेड्यूस कर दिया. लेकिन सर अगर काका वहाँ पर एमडी है, सैलरी 1 करोड़ है,
तो क्या बोलोगे, मेरे को ऑडिट करना है, 20 लाख मिलेगा, तू निकल जा जॉब से। तो थ्रेट को आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो कोई सेफगार्ड नहीं लगा पा रहे हो, तो क्या करो, ऑडिट ही एक्सेप्ट मत करो, खत्म। इस तरीके से आप इंडिपेंडेंस से बच सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोला, इधर देखो कि सर पहले तो कॉन्फिडेंस रखो, बिफोर टेकिंग एनी वर्क चेक फॉर द थ्रेट ऑफ इंडिपेंडेंस। सर अगर थ्रेट एग्जिस्ट करता होगा तो कोशिश करो कि उसको एलिमिनेट करने के लिए। अगर सर कोई एडिक्वेट सेफगार्ड ना लगे तो क्या करो, नॉट टू एक्सेप्ट द वर्क। डन 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 डन, मार्क कर लो, इसको भी खत्म करो फटाफट। नेक्स्ट लेक्चर में इसका क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। तो डन। डन। लास्ट, फिफ्थ, प्रोफेशनल। स्पेलिंग जरा अच्छे से देख लेना। SKEPTICISM। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म में लिखो। का मतलब है कि क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू कंडीशंस, may indicate possible MM मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिटर shall plan and perform an audit with, हेलो 5 ही मिनट था, खत्म हो जाता था अभी। विथ, अच्छा डोर ओपन कर दो, कर दो। ठीक है, कुछ नहीं, आ जा। कुछ नहीं, मेरा गलती है, बैठो बैठो जल्दी। विथ प्रोफेशनल, बुला देते, ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विथ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म।
लास्ट एग्जाम्पल एक एविडेंस दूसरे एविडेंस के साथ मैच नहीं होता है। दूसरा, एक डॉक्यूमेंट्स दूसरे डॉक्यूमेंट्स से कोई रिलायबिलिटी नहीं मिल पा रहा है। पॉसिबल फ्रॉड या एडिशनल प्रोसीजर। चलो यहाँ पर देखो हम लोग ने क्या बोला। सबसे पहला, ऑडिटर should have a questioning mind. He should be alert to all the conditions with regards to possible misstatement, with regards to possible, इधर लिख देता नहीं तो, एक मिनट, misstatement and critical assessment of what audit evidence। फिर एक सेंटेंस है जो आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा है। ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विथ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब वो क्या बोल रहे हैं सर कि अरे सुनो, आपके पास बुक्स में ना कंपनी ने आपको फाइनेंशियल्स बना के दिया है, उसमें डेटर्स है, डेटर्स के पीछे डेटर्स की लिस्ट भी है, मिस्टर ए से 10 लाख रुपया लेना है, और जब आप मिस्टर ए से मांग रहे हो ना कंफर्मेशन, वो बोलता है कि मुझे ना 6 लाख रुपया ही देना है। तो एक एविडेंस दूसरे एविडेंस से मैच नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यू शुड हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड। यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है टू द कंडीशंस, आपको अलर्ट रहना है। नेक्स्ट क्या बोला सर, एक डॉक्यूमेंट और दूसरा डॉक्यूमेंट दोनों रिलायबल नहीं है। मैं यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से बताता हूँ, इधर देखो। सबसे पहला, एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट टू द कंडीशन विच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस, ही शुड रिमेन अलर्ट। नेक्स्ट क्या बोला, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट। क्या बोला है, बीइंग अलर्ट। तो यहाँ पर ना ये लिख देता हूँ मैं, आप लोग भी चाहिए तो लिख दो, टू बी अलर्ट। मतलब एक ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्राडिक्स अदर ऑडिट एविडेंस। क्लियर सर? ये क्या लिखा, डेटर्स का बैलेंस, डेटर्स का बैलेंस। नेक्स्ट क्या बोला, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इन क्वेश्चन दैट द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड द रेस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरीज एज अ, मतलब सर डॉक्यूमेंट जो मिला ना वो रिलायबल नहीं है। तीसरा क्या बोला, पॉसिबल फ्रॉड, फ्रॉड होने का चांसेस है, तो वापस से क्या रहना चाहिए आपको, अलर्ट। और नेक्स्ट क्या बोला, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने का टाइम आ गया तो भी कुछ गड़बड़ हुआ ही होगा। ये क्लियर है क्या? यहाँ पर एक बार ये भी देख लो, नहीं तो पहले एक काम करो, ये मार्क कर लो जल्दी जल्दी। डन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसमें ही, नेक्स्ट हेडिंग लिखो इसके अंदर ही, मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म टू रिड्यूस रिस्क ऑफ। सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करके कौन सा रिस्क रिड्यूस होता है? सबसे पहला,
सबसे पहला ओवरलुकिंग अनयूजुअल circumstances. Second, over generalizing, over generalizing. When drawing conclusions. और तीसरा, inappropriate assumptions while NTE मतलब nature, timing and extent of audit procedure. चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सर। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट रहना। क्या बोला? क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट रहना। क्वेश्चनिंग माइंड, अलर्ट रहना। तो सर हो सकता है टू बी अलर्ट। हो सकता है कि कंपनी ने ना, हर बार आप लेजर जब देख रहे थे ना, एडवर्टीजमेंट का खर्चा था ना 12 लाख, फिर उसके पिछले साल 15 लाख, और ये बार जो है ना 1 करोड़ है। तो क्या कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है? तो अगर आप अलर्ट हो ना, तो आप परफेक्टली ध्यान दोगे उस चीज पे, तो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन का जो रिस्क है ना वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अलर्ट हो। सर क्या हुआ होगा? हो सकता है कि किसी को इस बार ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है और उसको 70-80 लाख दे दिया होगा, तो वहीं पर सीधा पैसा चला गया। और बाकी का जो नॉर्मल एडवर्टीजमेंट होर्डिंग वोडिंग का कर रहे थे वो तो है ही है, प्लस ये बार जो एडवर्टीजमेंट का जो सबसे बड़ा खर्चा है ना वो ब्रांड एम्बेसडर का है। तो ऐसे कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हो गए ना, वो आपके नोटिस में आ जाएंगे। लेकिन कब आएगा? जब आप अलर्ट हो। मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिज्म क्या करता है? ये सब रिस्क को रिड्यूस कर देता है। अलर्ट रहने से क्या अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है ना ध्यान में आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला? ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्राइंग। आप कोई कंक्लूजन ड्रॉ करने में आपको ओवर जनरलाइजिंग करने का जरूरत मतलब नहीं है, क्योंकि आपने डिटेल में इसको चेक किया हुआ है। और सेम नेक्स्ट भी, आपको कोई इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन लेने का जरूरत नहीं है। मतलब ये सबका रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। क्लियर? डन। यहाँ पर आओ फटाफट। सर प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना चाहिए टू रिड्यूस रिस्क ऑफ, डन, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ। ओके, इधर देखो, इधर देखो। स्टार्टिंग में हमने एथिक्स वेथिक्स सब छोड़ दिया था, एक बार उसको भी फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। सर खुद से बाद में पढ़ लेना। एथिक्स मतलब मॉरल प्रिंसिपल। एथिक्स इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, अंदर से जो आता है वो एथिक्स। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, रूल बेस्ड अप्रोच, ये पढ़ लेना प्लीज। ऐसा ना हो कि इसी पे क्वेश्चन आ जाए। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, रूल बेस्ड अप्रोच, दो अप्रोच का बात किया है, एक प्रिंसिपल बेस्ड और एक रूल बेस्ड। सर एक मिनट, प्रिंसिपल बेस्ड क्या होगा? एक्सीलेंट, यही सुनना था मुझे। प्रिंसिपल हो सकता है ना थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। सिंपल बोलूँ, ये प्रिंसिपल होगा ना ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होगा, बट रूल रहा ना रिजिड। मतलब ये रूल है, उसमें कोई दया नहीं है। अरे यार ये रूल है, मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल जो होगा ना, वो थोड़ा सा दया दिखाएगा कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो देर आर टू अप्रोचेस।
एक है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच और एक रूल। ये जनरल बोला अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर देखो क्या बोला है, एथिकल गाइडलाइन गाइडेंस में फॉलो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच या रूल बेस्ड अप्रोच। अब प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच इज अ स्पिरिट ऑफ एथिक्स। इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन एवरी सिचुएशन बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल नॉलेज स्किल एक्सपर्टीज। रूल बेस्ड में क्या बोला, इट फॉलोज क्लियरली एस्टेब्लिश्ड। ये रूल जो बनाया ना वो फॉलो करेगा, सही गलत नहीं देखेगा वो। ये जो रूल बनाया है ना ये वो फॉलो करेगा। इट में लीड टू नैरो आउटलुक, इट माइट बी समवॉट रिजिड, ए क्लियर, इट इज नेसेसरी, द स्पिरिट ऑफ कोड इज फॉलोड, ए क्लियर है। प्लीज मैं लिखा के नहीं दे रहा हूँ, उसका डिस्टिंग्विश चाहिए तो नोटबुक में लिख लेना बाद में। ये डन, और यहाँ से लिख लिया है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। डन, थैंक यू सो मच।